रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ताजा बयान ने एक बार फिर से देश का ध्यान सरक्रीक की ओर खींच दिया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने सरक्रीक के सभी हिस्सों में अपना सैन्य ढांचा बढ़ाया है, जो उसकी मंशा को उजागर करता है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरक्रीक के क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई भी गलत कदम उठाया जाता है तो उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भौगोलिक स्थिति दोनों ही बदल जाएंगी। उन्होंने 1965 की जंग का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उस समय भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता दिखाई थी और 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक के रास्ते से ही गुजरता है। स्पष्ट है कि राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को सख्त और बिना किसी दोहरे अर्थ की चेतावनी दी गई है और यह चेतावनी कच्छ जिले के मुख्यालय भुज में विजयदशमी के मौके पर सैन्य छावनी में शस्त्र पूजा के दौरान दी गई। यह ध्यान देने योग्य है कि सरक्रीक कच्छ के दलदली हिस्से का ही वो नाला है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता आ रहा है और संकेत साफ है कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक में किसी भी तरह की घुसपैठ या घुसने की कोशिश की तो भारत उसकी कड़ी कार्रवाई करेगा और यह जवाब केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं रहेगा। इसलिए रक्षा मंत्री ने कराची तक का संदर्भ दिया है। कराची पाकिस्तान का प्रमुख शहर और पाक के बनने के बाद वर्षों तक उसकी राजधानी रहा है। सरक्रीक से कराची की दूरी 250-300 किलोमीटर के करीब ही मानी जाती है। इस तरह राजनाथ सिंह पाकिस्तान के सियासी और सैन्य नेतृत्व को क्रीक से होते हुए कराची तक पहुंचने वाले मार्ग की याद दिला रहे हैं ताकि वे किसी भ्रम या आश्वासन में न रहें। असल में ये चेतावनी इसलिए दी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान सरक्रीक में लगातार सैन्य संसाधन और बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है और अगर उसकी ये हरकत शक पैदा करती है तो इस पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। इसलिए रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। ये रवैया सरक्रीक को लेकर पाकिस्तान का नया नहीं है। ये तकरार आज़ाद होने के बाद से ही जारी है और यही कारण है कि सरक्रीक दशकों से भारत पाकिस्तान के बीच विवादित मसलों में शुमार है। तो फिर आखिर क्या है सरक्रीक? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। सरक्रीक वास्तव में क्या है जिस पर पिछले 60 साल से दोनों देशों में सहमति नहीं बन पा रही है? सरक्रीक भी कश्मीर की तरह वो टकराव बन चुका है जिस पर दोनों पक्ष किसी भी तरह की समझौते पर नहीं पहुंच सके। सरक्रीक एक नाला है जो गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच पड़ता है। स्थानीय रूप से ये ज़्यादातर सरक्रीक कहा जाता है, जो कि हालांकि पुराने कच्छ दस्तावेजों में इसे सिरक्रीक भी लिखा जाता है। बताया जाता है कि पहले यहाँ सीरी नाम की मछली पाई जाती थी और उसी के नाम पर यह सरक्रीक बना। बाद में अंग्रेजी में सिर की जगह सर का मेल होने के कारण सरक्रीक नाम इसका प्रचलित हो गया। इसकी कुल लंबाई लगभग 68 किलोमीटर है और इसके आगे का दलदली भाग जो बॉर्डर पिलर संख्या 1175 पर समाप्त होता है लगभग 36.4 किलोमीटर का है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 104.4 किलोमीटर लंबा वो इलाका विवाद की जड़ बना हुआ है। असल कारण यह है कि दोनों देशों के बीच जो सीमा अनुमोदन हुआ था वो जम्मू के सांबा सेक्टर से शुरू होकर बॉर्डर पिलर 1175 तक ही सीमित है। कच्छ के रण के आगे सरक्रीक पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी। यदि गौर किया जाए तो ये विवाद 100 साल से भी पुराना है। पाकिस्तान के बनने से भी पहले की जड़ें हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले कच्छ एक प्रमुख रियासत थी जिसके शासक महाराव कहे जाते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में कच्छ महाराव और उस समय के सिंध प्रशासन के बीच एक आपराधिक घटना को लेकर विवाद उठा। ये घटना सरक्रीक इलाके में हुई थी और ये तय नहीं हो पाया कि वो मामला महाराव की अदालत में चलेगा या सिंध की। इस झगड़े के बाद 1914 में दोनों पक्षों ने सीमा तय करने की रूपरेखा पर सहमति दी और 1924 से 1925 में सीमा चिन्हित करने का काम शुरू हुआ।
इसके बाद लंबे समय तक कोई विवाद सामने नहीं आया, परंतु आज़ादी के बाद जब कच्छ भारत के बाद साथ मिला और सिंध पाकिस्तान में गया तो फिर से समस्या उभरी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1965 में कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठ और बाद की भारत पाक युद्ध के रूप में निकला। उस समय विवाद सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय अधिकरण ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन की अध्यक्षता में बैठक हुई और छाड़बेट समेत कच्छ के रण का लगभग 10% पाकिस्तान को दे दिया गया। बावजूद इसके सर क्रीक का मामला यथावत रहा, यानी कि वैसे की वैसे रहा। पाकिस्तान ने इसके बाद दावा बढ़ाना शुरू किया कि वे सर क्रीक का पूर्वी किनारा जो भारतीय पक्ष पर है वही उसका हक है। भारत ने इसे खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर कहा कि नदी या नाले की मध्यरेखा सीमा होती है, ना कि किनारा। पाकिस्तान ने 1914 के समझौते के साथ जो नक्शा जुड़ा दिखाया उसका हवाला देकर विरोध किया, पर भारत ने दलील दी कि 1914 के समझौते के बाद 1925 तक सीमाओं के पिलर गाड़ दिए गए थे और नक्शे पर अंकित बिंदुओं का कोई मतलब नहीं रह गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे के हल के लिए 1969 से 1992 के बीच 5 दौर की बैठकों के बावजूद निर्णय नहीं हो पाया। 1998 में वाजपेयी सरकार के समय शुरू हुए कंपोजिट डायलॉग के दौरान यह मुद्दा भरोसा बढ़ाने की पहलों में शामिल हुआ, पर 1999 में करगिल की घुसपैठ ने वार्ता का सिलसिला फिर पटरी से उतार दिया। युद्ध के बाद भारतीय सेना ने करगिल से घुसपैठियों को बाहर किया, पर अगले महीने ही कच्छ में तनाव दिखा। पाकिस्तान लगातार टोई विमान भेजता रहा और भारत सतर्क रहा। 10 अगस्त 1999 को कच्छ के नलिया बेस से उड़ान भरने वाले भारतीय विमानों ने एक पाकिस्तानी अटलांटिक टोही विमान को मार गिराया, जिसका मलबा सर क्रीक इलाके में ही पड़ा मिला और उसमें सवार सभी 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने नहीं सीखा और सर क्रीक में पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक मरीन्स तैनात कर दिए। पाक मरीन्स नेवी की विशेष इकाई है जो जल तथा दलदली इलाकों में ऑपरेशन करने में प्रशिक्षित है। इसके पहले पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स ही तैनात थे, जबकि भारत और बीएसएफ थी। भारत की ओर से बीएसएफ तैनात थी। भारत ने जब यह बदलाव देखा तो क्रीक में चौकसी बढ़ाने के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट लगाए। ऐसे तैरते हुए बीओपी जिस पर बीएसएफ के जवान हथियारों के साथ बैठे रहते हैं और दलदली जमीन में स्थायी चौकसी रखना इधर संभव नहीं होता। मध्यवर्ती राजनीतिक बदलाव के बाद यूपीए सरकार में भी बातचीत हुई और 2005 से 2007 के बीच दोनों पक्षों ने साझा सर्वे कराया, रिपोर्ट बनाई, पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2004 में दी गई 5 साल की समय सीमा भी खत्म हो गई। उस वक्त कहा गया था कि 2009 तक मसला सुलझा लो, नहीं तो उस निकटवर्ती समुद्री इलाके को अंतर्राष्ट्रीय जल घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी तीसरा पक्ष 200 नॉटिकल माइल तक के संसाधनों का लाभ उठा सकता था। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद सर क्रीक की बातचीत और भी पिछड़ गई और विवाद जस का तस बना रहा। भारत इस मामले में नरमी बरतने को तैयार नहीं, क्योंकि सर क्रीक की मामूली सी हिस्सेदारी भी समुद्र के अंदर सैकड़ों नॉटिकल माइल के संसाधनों को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय से यहाँ तेल और गैस के भंडार की संभावनाएं बताई जाती रही हैं, इसलिए इसका सामरिक साथ साथ आर्थिक मूल्य भी बहुत बड़ा है। यही वजह है कि भारत इसमें ढील नहीं दे रहा है और पाकिस्तान लगातार इसे हथियाने की कोशिशें करता रहा है। दिसंबर 2012 में घरेलू राजनीति ने भी इस पर गरमाई लाई थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंका जताई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी ने 12 दिसंबर 2012 को पत्र लिखकर रोकने की अपील की। ये गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरे में हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया, पर विवाद बढ़ा ही रहा। मोदी ने साफ जवाब की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस आंतरिक शोर में कूद पड़ी और कहा कि कांग्रेस ने देशहित और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया है, पर कुछ लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घमासान के बाद सर क्रीक पर बातचीत ठहर गई और भारतीय सरकार के रुख में कोई नरमी नहीं दिखी। गुजरात और देश की जनता क्रीक के किसी हिस्से के हस्तांतरण को बर्दाश्त नहीं करती, जिसका कारण 1965 का छाड़बेट का दर्द भी रहा है।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने सुरक्षा को और मजबूत किया। बीएसएफ को आधुनिक हथियार, उपकरण, फास्ट क्राफ्ट और जलियान मुहैया कराए। सर क्रीक में कई स्थायी सुरक्षा चौकियां खड़ी की और अमेरिका से फास्ट पेट्रोल वेसल भी तैनात किया गया। सेना ने भी इस क्षेत्र में एहतियाती तैयारियां बढ़ाई और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार सर क्रीक का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इसके बावजूद पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास अपनी गतिविधियां नहीं घटाई। उसने इकबाल वाजवा पोस्ट जैसी तैनातियां और जवानों की संख्या बढ़ाई। माना जाता है कि अब कश्मीर के मोर्चे पर उतनी सफलता न मिलने के चलते पाकिस्तान सर क्रीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पीओजे में विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के उद्देश्य से भी यहां कुछ किया जा सकता है, विशेषकर जब जनरल असीम मुनीर जैसे सैन्य नेतृत्व के दौरान कार्रवाई की टकराहटें हुई। इस पृष्ठभूमि में राजनाथ सिंह ने कच्छ जाकर पाकिस्तान को चेतावनी दी, अगर समझदारी दिखाई तो ठीक, वरना भारतीय सुरक्षा बल सबक सिखाने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अब पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जय हिंद।